नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है हमारे स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी, ख़ास तौर पे इस पस मंज़र के अंदर जहां इतनी सारी तब्दीलियां बड़ी तेज़ी से रोनमा हो रही हैं। सियासी बयानात की वजह से एक अजीब सी कैफियत पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गई। बेयकीनी की 5 साल इतनी अनथक मेहनत की गई पाकिस्तान के इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, पाकिस्तान की मार्केट्स को इम्प्रूव करने के लिए। डीम्यूचुअलाइजेशन का अमल जो है वो सही से आगे ले जाया गया। कोशिश ये की गई कि जनाब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाया जाए। ये हुकूमती काविशों का आपको जिक्र कर रहा हूँ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया, FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले, लोगों को यहाँ लेकर भी आए, उनका पैसा लगवाया भी। और उसके बाद फिर अचानक क्या होता है कि एक मुतनाज़ा बयान इन तमाम चीज़ों को थ्रेटन कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि यू आर ऑलवेज वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट एंड थिन रोप, और आपको हमेशा देखकर बात करनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। इन सरमायाकारों का क्या बनेगा जो अभी प्रोग्राम देख रहे हैं और बेचैन है, परेशान है। मार्केट जो है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर प्रेशर में है। पहले इलेक्शन की वजह थी और इलेक्शन से पहले इस तरह का वाक़या पेश आ जाना जहाँ पर इस तरह का मुतनाज़ा बयान मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल माइंड्स भी जो हैं वो भी बेचारे परेशान हैं कि अब हम करें तो क्या करें। इतनी मेहनत और काविश के बाद आखिर ये हो क्या गया। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। हारून अस्करी साहब, जो कि साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर PSX और एक ब्रोकर भी रहे हैं पहले माजी के अंदर। तो आपको वेलकम करता हूँ शो में जनाब हारून अस्करी साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। हारून साहब, अब आप देखें जिस तरह की कैफियत लोगों पर तारी हो गई, लोग परेशान हो गए, इन्वेस्टर के जहन में भी बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए। जो चीज़ बिल्कुल स्मूथ जा रही थी, शायद मैं ये कह तो नहीं सकता, कोई सियासी तज्जिया नहीं देता, लेकिन शायद कुछ सिंपैथी कॉर्नर भी क्रिएट हो रहा था हमारे साबका वज़ीर आज़म के लिए। लेकिन कहते हैं कि समटाइम्स यू मेक एन एरर और अ मिस्टेक, और फिर उसको अंग्रेज़ी में कॉमेडी ऑफ एरर्स कहते हैं। तो वो एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई और उसमें उन्होंने इस तरह के बयानात दे दिए कि पूरी फाइनेंशियल मार्केट कन्फ्यूज़ हो गई। क्या बिहेवियर लगता है आपको आगे PSX का? देखिए, बात यह है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें बताने की, 2013 में जब इलेक्शन जीत के आई थी PMLN की हुकूमत, तो आपको याद होगा इसहाक डार साहब के जो बयानात थे कि पिछली हुकूमत जो है वो ख़जाना खाली छोड़ के गई है और पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी इकनॉमिक ट्रबल्स के अंदर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी मसला था जिसकी वजह से वो फिर IMF गए और बाकी चीज़ें। और उस वक़्त ये कहा गया था कि हमारी एक्सपोर्ट जो हैं वो $100 बिलियन तक होंगी, वो बढ़ेंगी। ये कहा गया था कि हम बैगिंग बॉल लेके नहीं जाएंगे। ये कहा गया था कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। ये कहा गया था कि ये सारी चीज़ें हम दुरुस्त करेंगे। अब 5 साल होने को आए हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये एक अच्छी ख़बर है कि जमहूरी हुकूमत अपना मुद्दत पूरी कर रही है। लेकिन इस मुद्दत पूरी करने के बाद मुझे हैरत होती है कि 2013 की जो बातें थी वो आज अगर आप इंटरनेट पे जाके वो उनके बयानात को निकालें तो तकरीबन सारे के सारे वही बयानात जो हैं वो अब आए हैं। देखिए, आज हमारे पास देयर इज नो चेंज इन द नैरेटिव। इस वक्त $91 बिलियन का बैरूनी कर्जा है, जो कि हमारी एक्सपोर्ट का तकरीबन 250-300% है। अब ये एक बहुत अहम बात है और कि हम आइंदा अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज की कमिटमेंट्स हैं वो कैसे पूरी या फंडामेंटल चैलेंजेस के मुताबिक हमारे पास जो रिजर्व रह गए हैं वो 11 बिलियन हैं, जिसके अंदर से तकरीबन 6 बिलियन जो हैं वो बैंकों के पैसे पड़े हुए हैं। तो स्टेट बैंक का जो असल रकम है हमारे पास रिजर्व्स हैं वो 5-5.5 बिलियन के लगभग हैं। तो ये वाली सूरत हाल क्या इन्वेस्टर्स को नज़र नहीं आ रही है? तो ये एक बयान अगर नवाज़ शरीफ का कि बम्बई के अटैक के बारे में वो इतना अहम नहीं है, बल्कि ये जो मईशत के अशारिये हैं और ये जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, ये जो मैक्रो इकनॉमिक्स की पिक्चर हमारे सामने आ रही है, ये इन्वेस्टर की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। और जब तक कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तब्दील नहीं होती जिसमें इन्वेस्टर को ये लगे कि मार्केट हैज़ सीन द बॉटम नाउ और इस जगह से अब इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी, तो जब तक मार्केट जो है वो वॉलेटाइल रहेगी। अब वो कब होगा? वो जब होगा
मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही इंटरिम हुकूमत का अनाउंसमेंट होगा मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। दूसरी बात ये कि आपने कल की मार्केट में देखा होगा कि कल की मार्केट डिक्लाइन की थी, लेकिन तकरीबन जो वॉल्यूम था हमारा वो अबाउट 45% 50% के लगभग कम था। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो देखिए, जब भी कोई मार्केट ट्रेंड अब ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है और बेरिश ट्रेंड कहाँ कमज़ोर होता है ये वॉल्यूम से पता चल जाता है। लिहाजा जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मकसद ये है कि जितने लोग माल बेचना चाहते थे उन्होंने बेच दिया। अब नए लोग जो हैं वो या तो वो होल्ड करेंगे, वो पैसे अब मज़ीद माल बेचेंगे नहीं। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर उनकी तरफ से माल बिक रहा है, और दूसरे म्यूचुअल फंड्स अगर उनकी रिडेम्पशंस अभी भी आ रही हैं। तो ये दो चीज़ों के अलावा मार्केट की वॉल्यूम ये बताते हैं कि जो एंड इज़ नियर, और जितना मार्केट ने गिरना था वो गिर चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही इंटरिम हुकूमत का अनाउंसमेंट होगा सूरत हाल में क्लैरिटी आनी शुरू होगी। लेकिन ये आपने शर्त लगा दी ना, जो ही अब आपने जो ही वाली शर्त लगाई, अब जो ही कब होता है? कहा गया था ना कि 16-17 आज 18 तारीख है, तो 17 है। हाँ, अच्छा, आज तो वो आजकल में बात हो रही है। जी हाँ, आजकल में तो जैसे ही आएगा उससे ये पता चल जाएगा, लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो हमारा हुकूमत की तब्दीली का सिलसिला है, इलेक्शन आने वाले इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है उसके अंदर कोई और तब्दीली नहीं आ रही है। जो लोग बातें कर रहे हैं वो, और हमारा जो आसाराइयाँ तो बहुत सारी हो रही हैं ना, उसकी वजह से घबराहट बढ़ रही है। तो जो हमारा जमहूरी प्रोसेस है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल वो चल रहा है, ये बजाते खुद एक स्ट्रेंथ की बात है। तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस एक्सटर्नल, चले मैं आपके सामने 3 सिनारियो बना देता हूँ जी। फर्स्ट सिनारियो इज कि ये बिल्कुल स्मूथ तरीके से सारा काम हो जाता है, यानी कि जिस तरह आपने सोचा है, लोगों के जहन में है और निज़ाम में लिखा हुआ है, वैसे स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती है। सिनारियो 1। सिनारियो 2 विद हिकअप्स, और सिनारियो 3 जैसे माजी के अंदर होता है कभी कभार मामलात जो हैं तातुल का शिकार। मैंने तीनों सिनारियो रख दिया। अब आप मुझे बताएं परसेंटेज वाइज आप कितनी वेटेज देते हैं? स्मूथ सिनारियो कितनी देते हैं? सिनारियो 1 को 90% देता हूं, और बाकी सिनारियो मैं समझता हूं कि काबिल जिक्र भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसकी परसेंटेज कम है, आपके पास वक्त भी कम है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का जमहूरी प्रोसेस विल रिमेन इंटैक्ट, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर लॉ इलेक्शन विल टेक प्लेस। पॉइंट टेकन। देन व्हाट्स द वरी इन द आईज ऑफ द इन्वेस्टर्स? क्यों मार्केट गिर रही है? इसलिए कर रही है कि देखिए बहुत सी दफा मार्केट, देखिए मैंने अभी बताया कि आपके ख्यालात और लोग भी शेयर करते हैं भैया। मार्केट के अंदर प्रिवेलेंट सेंटिमेंट यही है कि जी ये इफ्स एंड बट्स हैं, वरना काम सही हो जाएगा। पाकिस्तान के सामने इस वक्त जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो ज़रा बहुत अहम है। करंट अकाउंट हमारा मखदूश है, बजट डेफिसिट अपनी जगह मौजूद है, जैसी बजट भी अप्रूव अभी नहीं हुआ है पार्लियामेंट से, ये भी एक अनसर्टेनिटी जो है उसकी वजह से इन्वेस्टर बहुत परेशान है कि तो जैसे ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, मैं समझता हूँ कि मार्केट में कुछ इस्तेकाम आएगा, बावजूद इसके कि हमारे पास जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो मौजूद सामने नज़र आ रहे हैं, सबको पता है, अखबारात में आ रहे हैं। आपके ख्याल से ये पैसेज ऑफ द बजट के अंदर कोई फायरवर्क्स आ सकते हैं कि नहीं? देखिए बजट मैं समझता हूँ कि इंतहा से ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली है, चूँकि देखिए इनकम टैक्स जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो 1% कम किया गया, सुपर टैक्स 1% कम किया गया, बोनस टैक्स हटा दिया गया, ब्रोकर के लिए सहूलियात पैदा की गई, उनके जो टैक्स इन ल्यू ऑफ कमीशन है 233A का, उसके अंदर उनको एडजस्टेबल कर दिया, यह उनकी डिमांड थी। हम तो चाह रहे थे कि और कम कर दें, जैसे पहले था 0.01%, लेकिन वो नहीं कम हुआ भारत, लेकिन एडजस्टमेंट से इसको फुली एडजस्टेबल करने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो बजट के ओवरऑल कैपिटल मार्केट के हवाले से बेशक कैपिटल गेन में उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारी डिमांड थी, और हम अब भी ये समझते हैं कि अगर कैपिटल गेन के अंदर जो हमारी तजावीज़ात थी कि वो एक रेट होना चाहिए, वो 2 साल के बाद नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से बहुत बेहतरी आ जाएगी। और ख़ास तौर से जो इन्वेस्टर के ऊपर, जो फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर कैपिटल गेन का तरीक़ाकार है, अगर उस तरीक़ाकार को भी तब्दील किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे। अभी आपके मुल्क का जो इमेज जा रहा है
माजरत के साथ आपने जितनी मेहनतें की, जी, क्या आप MSCI को लेकर जाएंगे जनाब पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट वगैरह वगैरह? हाँ। लेकिन मेन एम ये है कि आई विल गिव यू द स्कूप, आपके प्राइम मिनिस्टर के इस बयान की वजह से बैनुल अक़वामी मीडिया भरा पड़ा है इस बात से कि किसी तरह नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो प्रायर नॉलेज ऑफ स्टेट एक्टर्स वहां पर गए। देखिए ये मैं नहीं कह रहा, आप इंटरनेशनल प्रेस की रिपोर्टिंग आप देख लें, वहां पे इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रांग है। देखिए नेशनल प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस में ये बात 2014-15 से जब ये वाक़या हुआ, जब से आ रही है। तारिक खोसा का जो आर्टिकल है वो छपा हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि ये वाला जो अटैक हुआ है इसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो ये बयान है कि क्या हमें इसकी इजाज़त देनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ ये काबिल मज़म्मत है, ऐसा नहीं कहना था। और लेकिन वाक़या जो हुआ है वो अपनी जगह अखबारात ने पहले से पूरी दुनिया के हर प्रेस में ये चीज़ शाया हो चुकी है। तारिक खोसा की जो रिपोर्ट आई थी वो हर प्रेस में शाया हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन का द मैटर इज हु सेज इट एंड व्हेन दे से इट। एग्जैक्टली, क्योंकि इशू ये है कि ये बड़ी सेंसिटिविटी है। आप खुद फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत ही, मैं कहूंगा कि लीडरशिप की सीनियर पोजीशन के ऊपर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हु सेज इट एंड व्हेन दे से इट। नहीं दे प्राइम मिनिस्टर साहब को रिटायर बंदे दी गल कोई नहीं मानता। ये तो मेन एम ये कि बहुत सारे, अब एम इज के कोई सर्विस के दौरान कोई काम बात कह दे तो अहमियत रखता है। अब एम ये है कि जब कोई बंदा, आपको पता है बहुत सारे लोग हमारे मुख्तलिफ इदारों में रिटायर होने के बाद बहुत सारी बातें कहते हैं, तब उनके बयान में इतना वजन नहीं होता, एक शे सुर्खी लगती है, बस खत्म हो जाती है बात। नहीं, एक एक्टिव पॉलिटिशियन, लीडर और फॉर्मर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर एक बात कहते, ये वजन कुछ और होता है, वजन कुछ और होता है। और मैं ये नहीं होना चाहिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ये आपने बात सही की है कि होना चाहिए था, बहुत ज्यादा कॉशियस और केयरफुल रहना पड़ता है। नहीं काबिल मज़म्मत है ये वाला बयान। और ये वाली बात जैसे इन्होंने कही कि ये काबिल मज़म्मत इनको महसूस होती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम PSX की कारकर्दगी के मुतालिक। बड़े जनाब हमें बाग दिखाए गए और हमें बताया गया कि जनाब खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो हमारी मुंतज़िर हैं। अगर हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को आने देंगे, हम कहेंगे आओ हमारे मार्केट में आकर सरमाया लगाओ, हमारे हिस्से ख़रीदो वगैरह वगैरह। खैर ये ख्वाब ही रह गए, ये कभी सच्चे ना हुए। वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। अजीब किस्म की कन्फ्यूजन रही और डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लाने के बाद स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी और ज़्यादा बुरी हो गई। दीगर और बातें निकली, बहाने बने, ये वजह थी वो वजह थी। MCSI का ढंढोरा पीटा गया, उसके बाद भी मार्केट नाकाम रही। लेकिन इस दौरान मैं आपको बता दूं कि SECP ने भी नोटिस लिया था कि जनाबे वाला ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर मामला कुछ ऐसा पेश आया, मुमकिन है ज़फ़र इजाज़ी साहब भी प्रोग्राम देख रहे हो, उनके साथ कुछ वाक़यात इस तरह के पेश आ गए, वो बात सारी महलूल हो गई। और उसके महलूल हो जाने के बाद कोई एहतसाब हो ना सका। मेरे साथ हारून अस्करी साहब मौजूद हैं जो एक बारीक सी मुस्कुराहट दे रहे हैं, खुल के मुस्कुरा भी नहीं रहे। सर ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। नहीं, आपने लोगों को मीठी टॉफ़ियाँ खिलाई, पहले MSCI की मीठी टॉफ़ी खिलाई, फिर आपने डीम्यूचुअलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की मीठी टॉफ़ी खिलाई। मार्केट की कारकर्दगी और ज़्यादा बुरी हो गई। नहीं, बैड ओमन फॉर द मार्केट। नहीं ये वर्ड कहा जा सकता है, बैड ओमन। नहीं देखिए मैं बताता हूँ आपको, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि हकीकत ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज था, 3 स्टॉक एक्सचेंजेस थी, बाकायदा एक कानून के तहत जिसको डीम्यूचुअलाइजेशन एक्ट कहा जाता है, उसके तहत हमारी मार्केट जो है वो डीम्यूचुअलाइज हुई, तीनों एक्सचेंज। और उसके बाद फिर वो तीनों एक्सचेंज एक एक्सचेंज बनी। और इसके बाद फिर जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर था उसका बाकायदा पूरी दुनिया में हमने इश्तिहार दिया। और चूँकि ये डीम्यूचुअलाइजेशन एक्ट के हिसाब से हमें 40% जो है वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को देना था। पूरी दुनिया के तकरीबन 7-8
मेजर इन्वेस्टर्स हमारे पास आए और उन्होंने अपनी अपनी बिड्स डाली। सुनते रहिएगा प्लीज़ एक सेकेंड। और उस बिड्स के अंदर चूंकि चाइनीज़ बिड्स बहुत हाईएस्ट, तो वो चाइनीज़ का बिड एक्सेप्ट हुई। उसके साथ 2 लोकल इंस्टीट्यूशन उसके साथ मिले, HBL और पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी, और उसके बाद ये 40% जो है वो कंसोर्शियम को दिया गया। मैं ये समझता हूँ और बड़े यकीन से ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी बहुत बेहतर हुई है। देखिए, एक्सचेंज की कारकर्दगी एक और चीज़ है, मार्केट का उतार चढ़ाव एक और चीज़ है प्लीज़। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि आसमान और ज़मीन की इम्प्रूवमेंट का फ़र्क आया है। बहुत अच्छी मैनेजमेंट चाइनीज़ इन्वेस्टर्स लेके आए हैं, नई मैनेजमेंट जो है वो काम कर रही है, नया बोर्ड बन गया, हमारे पास नए चेयरमैन आए, बोर्ड के नया बोर्ड बना है, और हुसैन लवाई साहब एक जानी पहचानी शख्सियत हैं पाकिस्तान के फाइनेंशियल दुनिया में और पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, उनको सारा कुछ इल्म है। मज़ीद तारुफ भी मुकम्मल कर CDC के चेयरमैन रह चुके हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। तो MCB के भी पुराने सदर MCB के भी तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक बेहतरी की जानिब एक अहम कदम हुआ। और नया बोर्ड जो है ये भी आ गया है, इसमें इलेक्शन भी नए हुए, नए लोग आए हैं और नई मैनेजमेंट है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को इंडेक्स के उतार चढ़ाव से आप ना मिलाइए। ये क्या बात हुई? हाँ, ये तो आपने अजीब और गरीब किस्म की बात कर दी आपने, तो जो मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। आपका कहने के माने ये हैं कि सरमायाकार को कोई फायदा नहीं हुआ, सरमायाकार ने नुकसान उठाए, सरमायाकार एक्सचेंज में बहुत अच्छा काम हुआ, मार्केट बेचारी जो है वो रुल गई। एक्सचेंज का चलाना का, एक्सचेंज का मकसद है टू प्रोवाइड एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सचेंज का मकसद है टू प्रोवाइड अ बेटर रूल्स एंड रेगुलेशन, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सचेंज का काम है टू मॉनिटर ब्रोकर्स एंड मॉनिटर लिस्टेड कंपनी, वो हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये कारकर्दगी है एक्सचेंज की। एक्सचेंज का काम था न्यू प्रोडक्ट्स लाना, कहाँ है? अच्छा। एक्सचेंज का काम था लेवरेज प्रोडक्ट के लिए कोई काम करना, कहाँ है? एक्सचेंज का काम ये था कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आया, क्रॉस लिस्टिंग हो, कहाँ है? एक्सचेंज का काम यह था कि फैसिलिटेशन करती मजीद लिस्टिंग्स की, कहाँ है? एक्सचेंज का काम यह था कि मजीद IPOs लाती, कहाँ है? एक्सचेंज का काम यह था कि फर्म्स जो कि पब्लिक लिस्टिंग की तरफ आना चाहती हैं उनके लिए गवर्नमेंट को फोर्स करे कि इंसेंटिवाइज हो, वो कहाँ है? सर, एक्सचेंज का काम ये था। एक्सचेंज का देखिए, जो अभी आपने सारे काम बताए हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्सचेंज का काम है नई प्रोडक्ट लाना, एक्सचेंज का काम है नई लिस्टिंग लाना, एक्सचेंज का काम है इन्वेस्टर को के नंबर को बढ़ाना। इस हवाले से स्टॉक एक्सचेंज की जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो भरपूर अंदाज में काम कर रही है, और जो नया बोर्ड बना है मैं समझता हूं कि उनका फोकस भी सिवाय इन चीज़ों के और कोई नहीं है। देखिए, अब मुझे इजाज़त दें कहने की, मार्केट के उतार चढ़ाव का गहरा वास्ता पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का है। तो आप कह रहे थे ठीक है पिछली दफा देखिए आपने कहा था बिल्कुल ठीक है। मैंने अकेले नहीं कहा था, IMF की रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान की GDP इस साल 5.8% ग्रो होगी। मैंने कहा था आपके प्रोग्राम में, वो हुई। मैंने ये भी कहा था उस वक्त कि IMF की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये है कि आइंदा आने वाला साल जो है वो 6% ग्रो करेगा, वो भी बात सही थी। लेकिन अब जो तखमीने हैं वो बदल रहे हैं, हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग पिछले 2 सालों में इम्प्रूव हुई थी, यह हकीकत है। आज पाकिस्तान के ऊपर जो डेट का बर्डन आ रहा है और जो आगे की रीपेमेंट का शेड्यूल नज़र आ रहा है, उसके अंदर मुझे इसके ऊपर सवालात उठते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चीज़ें डायनामिक होती हैं, चीज़ें मूव कर रही होती हैं। बात यह है कि मैं एग्री करता हूं आपके साथ। तो अब सवाल ये है, और यही वाली हम बात कुछ देर पहले कह रहे थे कि मार्केट का इस्तेहकाम का गहरा वास्ता। देखिए, पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त रीजनल मार्केट के मुकाबले में 50% सस्ती है। ये जैसे ही सर डॉलर एडजस्टेड बताएं ना, डॉलर एडजस्टेड तो और भी कम है, तो क्योंकि पाकिस्तान के अभी डॉलर की अगर आप वैल्यू फिर भी कोई नहीं आ रहा। अब मैं वही सर, दुनिया बड़ी सियानी है, उसी का जवाब लोग बड़े सियाने हैं। ऐसे छोड़ता है कुछ सस्ता सौदा? अगर गोरे को पता लग जाए कि सौदा मिल रहा है, चांद तक पहुंच जाता है शटल लेकर। हाँ, और ये आएगा जैसे ही पाकिस्तान की ये जो सियासी गैर इस्तेहकाम
की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। आप देखिएगा कि ये सारे के सारे इन्वेस्टर मार्केट में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो अंडरलाइन मईशत है उसके अंदर अभी भी ग्रोथ है। अगर गो के ग्रोथ का तखमीना कम हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि ग्रोथ नहीं होगी। आज भी अगर सही हुकूमत आए तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ जो है वो हो सकता है 6% ना हो, लेकिन 5.5% ज़रूर हो सकती है। और 5.5% पाकिस्तान पूरी दुनिया में आज सिर्फ 4-5 मुल्क ग्रो कर रहे हैं, पाकिस्तान उनमें से एक है। बात यह है कि पाकिस्तान के पास ग्रोथ स्टोरी है, पाकिस्तान के पास जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है। अब पानी की एक सूरत हाल बहुत बड़ा सवाल उठा रही है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत। पीने को नहीं है सर, हाँ, पीने को नहीं पानी है, का घर के इस्तेमाल के लिए पानी नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये चैलेंजेस हैं। अगर इन चैलेंजेस के ऊपर हम किसी तरह काबू पा लेते हैं तो मैं ये समझता, मैं कभी उस मुल्क में जाकर, मैं अपनी राय कभी नहीं देता, मैं कभी उस मुल्क में जाकर इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ की सड़कें टूटी होती हैं और उनका ट्रैफिक डिसिप्लिन में नहीं होता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कभी उस मुल्क में जाकर इन्वेस्ट नहीं करता। तो आप सोचें कि इन्वेस्टर के सामने इस तरह के मुतनाज़ा बयान और पानी नहीं मिल रहा। सर अमेरिकन को आप समझाएंगे हमारे यहाँ टैंकर से पानी आता है। गवर्नेंस की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उस जमाने में भी स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे जहां ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आके गोरे काम किया करते थे और काले भी काम किया करते थे और मुख्तलिफ रंगत के लोग काम किया करते थे। ये ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। लेकिन गवर्नेंस जो है बिल्कुल सही करते थे कि नहीं करते थे? नहीं, इसका थे ना यहाँ पाकिस्तान, अब कहाँ है? आपने जो अभी जिक्र किया ना गवर्नेंस का, ये बेहतर होगी जैसे ही आप, मैंने कहा ना, इंशाल्लाह जो नई इलेक्शन में हुकूमत आएगी वो आप देखिएगा कि चाहे वो कोई सी भी पार्टी की हो, वो पाकिस्तान के इन चैलेंजेस को, गवर्नेंस के इश्यूज़ को, एक्सटर्नल इश्यूज़ को, पाकिस्तान की मईशत को इंशाल्लाह बहुत बेहतर बनाएगी, बेहतर कर सकती है। You are pinning too many hopes on a government that has not yet come. क्योंकि देखिए पाकिस्तान के ऊपर के देखिए CPEC के हवाले से प्रोग्रेस चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जो रिजल्ट्स में तो दिखाई नहीं दे रही, नहीं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में कहीं दिखाई नहीं दे रही CPEC के अंदर तरक्की हो रही है। कॉर्पोरेट जबरदस्ती करें ना इनको, चाइना हार्बर वालों को बोलें भाई आप भी लिस्ट हो जाएं, आप बोलें चाइना वो फ्री जोन वालों को उनको भी लिस्ट कर लें, आप कर लें, आप इंसेंटिवाइज करेंगे तो वो आएंगे, कसूर उनका नहीं है। जाहिर बात है कि हर इंसेंटिवाइज करें, वो आए, पाकिस्तानी वो फ्लरिश करें। पाकिस्तान की तो खैर देखिए, पाकिस्तान में बिजनेस करना दुनिया के किसी भी मुल्क के में बिज़नेस करने से ज़्यादा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने जो इंसेंटिवाइज किया हुआ है, आप सारा का सारा जो डिविडेंड है वो रिमिट कर सकते हैं, 100% फॉरेन ओनरशिप हो सकती है। इस इंसेंटिव के बावजूद इस मुल्क के अंदर क्यों फ्लड गेट्स नहीं खुले फॉरेन के, इसके मुतालिक बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बातें बहुत सारी अच्छी सुनने को मिलती हैं कि जनाब हमारे पास जो है बेस्ट प्राइसेस हैं। मैं जब जाता हूँ पाकिस्तान के फाइनेंशियल गुरुज जो हैं मुझे बता रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर तो इतनी ज़बरदस्त है इकॉनमी कि आप सोच नहीं सकते, और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इतनी ज़बरदस्त पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी जो है वो आकर मक्खी शहद पे नहीं बैठती। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आती कि आप कहते हैं जनाब हारून अस्करी साहब कि फितरत के ख़िलाफ़ बात हो जाए। गोरा इतना होशियार है, बगदाद में तब काम कर रहा था जब वहाँ जंग जारी थी। आप ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क के मामूली से हालात ख़राब थे, वो इन्वेस्ट यहाँ करने को तैयार नहीं हो रहा था। सर आपकी मार्केट कुछ अपॉर्चुनिटी ऑफ़र ही नहीं करती, वरना क्यों ना लगाए पैसा? वो तो अंधा पैसा लाए पाकिस्तान में। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो बेपनाह हैं, और उसका भरपूर फ़ायदा मैं समझता हूँ वो वाले मुल्क उठा लेंगे कि जो पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ख़ास तौर से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले फ्रांस ने ये ऑफ़र दी है
कि वो पाकिस्तान के CPEC के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए। सर फ्रांस तो ये भी कह चुका था कि पाकिस्तान को जौहरी तवानाई का प्लांट देगा, वो कहाँ है? अच्छा, नहीं देखिए यही With all due respect सर नहीं आया ना। नहीं, वो यही बात है कि बात The French take interest in a lot of things। नहीं, और भी यूरोपियन ममालिक जो हैं वो CPEC के प्रोजेक्ट्स के अंदर दिलचस्पी का उन्होंने इजहार किया है, और पाकिस्तान इस हवाले से एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ पर बारहा हम एक ही बात को दोबारा दोहरा रहे हैं कि सियासी गैर यकीनी हालात की वजह से लोगों के फ़ैसले जो हैं वो इतने जल्दी नहीं हो सकते। जैसे ही आपके पास ये सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में बेहतरी आएगी और पाकिस्तान एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत के साथ होगा, तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दुनिया के बेशतर इन्वेस्टर जो हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने नहीं देंगे। सर आप इतना मीठा मीठा क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। देखिए डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा तो गैर मुस्तहकम और गैर यकीनी सूरत हाल किसी की भी नहीं है। जिस दिन से आया है कभी कोई बंदा निकल जाता है वाइट हाउस से, कभी कोई बंदा छोड़ जाता है वाइट हाउस को, कभी इसको ये खुद निकाल देते हैं। मार्केटें रिकॉर्ड बना रही हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि मार्केटों का बिहेवियर जो है वो सियासत और सियासी हालात से मुंसलिक है, तो फिर डाउ जोन्स क्यों रिकॉर्ड बना रही है? सर बरतानिया के अंदर भी उन्होंने निकाल दिया अपनी इंटीरियर मिनिस्टर को, और उसके बाद जो है वो दूसरा आदमी आ गया। मार्केटें चढ़ती जा रही हैं, हमारी गिर रही है मुस्तकिल। डाउ जोन्स का जहाँ तक अमेरिका की इकॉनमी का ताल्लुक है, अमेरिका की इकॉनमी में जो सबसे बड़ा बूस्ट आया है वो ट्रंप के टैक्स की छूट से आया है, और जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा बॉयंसी देखने में आई है। दूसरी बात है कि देखिए अमेरिका का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है वो पाकिस्तान के सिस्टम से बहुत फ़र्क है। क्योंकि वहाँ पर काम इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह मौजूद हैं। ट्रंप जो कुछ भी कहे, हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक कारकर्दगी है, अपना काम है, वो काम कर रहा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि जैसे ही अच्छी हुकूमत आएगी वो उसका जो पहला काम होना चाहिए, देखिए दो बात मुझे इजाज़त दीजिएगा कहने की। पहला काम ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत किया जाए, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए और उनको मुस्तहकम किया जाए। दूसरी बात, कल के परसों के डॉन के में वर्ल्ड बैंक के मिस्टर किम का एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कौमों की तरक्की जो है वो इन्वेस्टमेंट जब तक कि वो अपने लोगों में नहीं करते, सेहत और तालीम में नहीं करते, वो कौम तरक्की नहीं करती और उसकी इकनॉमिक्स बेहतर नहीं होती। तो देखिए दो काम करने हैं नई हुकूमत को। एक तो ये कि लोगों में इन्वेस्ट करना है, तालीम के ऊपर और सेहत के ऊपर ख़र्चा करना है, और इदारों को मजबूत करना है। जब ये दो काम हो रहे होंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी की जो अंडरलाइन स्ट्रेंथ है वो आपको सामने नज़र आएगी, जो कि आपको 2 दफ़ा नज़र आ चुकी है। मुशर्रफ के दौर में आपने देखा पाकिस्तान की इकॉनमी 7.5% तक ग्रो कर गई, उसके बाद डिक्लाइन आया। अभी आपने देखा पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 5.8। मुशर्रफ साहब भी खुश हो गए, देख रहे होंगे जी, चलो मेरा भी जिक्र आ गया किसी वजह से। हाँ, लेकिन वो जाते जाते वो उसका सत्यानाश भी होगा। तो लेकिन ये कि आज मार्केट के अंदर जो पाकिस्तान की यानी 20 करोड़ की या 21 करोड़ की जो आबादी है वो मेहनती है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो असल स्ट्रेंथ है, देखिए पाकिस्तान की तकरीबन सर एक छोटी सी बात बोलूंगा, 55% आबादी 25 साल से यंग है। सर ये बात आपकी सारी मैंने सुन ली, सारी चीज़ें बहुत अच्छी आपने बात की। असल चीज़ क़यादत वाली आपने बात बिल्कुल सही की है। पता है कि हमारा एक बिरादर मुल्क है मलेशिया, वहाँ अभी जो है वज़ीर आज़म आए, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो ही इज़ इकोनॉमिक सक्सेस, महातिर मोहम्मद साहब। महातिर मोहम्मद साहब वहाँ के वज़ीर आज़म बने, 93 साल उनकी उम्र होने वाली है। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के मुतालिक क्या बात की, जिसको आपने अपने मुल्क में ला के उसका सरमाया लगवाया। उसके साथ साथ उन्होंने तालीम में इन्वेस्ट किया, हेल्थ में इन्वेस्ट किया। मलेशियन कहीं ये नहीं बोलते हैं हम जनाब हमारे पास पहाड़ हैं, समुंदर हैं, दरिया हैं, यकीन कर कुछ भी नहीं है, 4 मौसम नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। उनके पास हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुदरती वसाइल, तेल निकल आया, पाम ऑयल है, लेकिन उसके अलावा उनके पास कोई नहीं। आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क और पता नहीं दूध पैदावार करने वाला 5वां बड़ा मुल्क नहीं है। लेकिन आज आपको पता है कि उनकी GDP कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी बढ़ जाएगी। सर मुझे शर्मिंदगी होती है, मुझे जंगली लोग थे, जंगल में रहते थे वो,
नहीं थे उनके पास पहाड़, समुंदर, दरिया, नहीं थे उनके पास 5 दरिया, नहीं थी उनके पास रावी जिसके बारे में वो बात करते। रावी तो अब आपके पास भी नहीं है, वो भी सूख गया है। लेकिन मेन एम ये है कि सर जब तक रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं होगा, और ये आएगा क्वालिटी लीडरशिप से, आपकी आबादी इसकी कोई किसी चीज की कोई वर्थ वैल्यू नहीं, जब तक लीडरशिप नहीं होगी काम नहीं होगा, मेरा ये ख्याल है। अब आप और वो बरसा मलेशिया कभी नहीं बेचेगा चाइनीज को, उसने आते ही बोल दिया कि मैं चाइनीज को अभी सही बता रहा हूं, तुम लोग ठीक हो जाओ, उसने बोल दिया। उसका इकोनॉमिक कॉरिडोर हमसे पहले तैयार हुआ है सर, मलेशिया ने कह दिया उनको। और अनवर इब्राहिम जिसकी शक्ल भी आपसे मिलती है थोड़ी थोड़ी, उसने भी ये बोला है कि चाइनीज आ रहे हैं मेरे मुल्क के अंदर, कोई इशू नहीं, लेकिन हम रिव्यू करेंगे उनकी सारी एग्रीमेंट्स को। ये होता है तरीका, ये ताकतवर कौमें करती हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर से चाइना की दोस्ती बड़ी अहम है, चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत अहम है, चाइना की पार्टिसिपेशन हमारे सियासी तौर पर भी, यानी इंटरनेशनल सियासत की बात हो रही है, उसके अंदर भी उनका साथ हमारे लिए नागुज़ीर है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें हर सूरत हाल में जो हमारे दोस्त हैं दुनिया में, तो उनकी तरफ देखना चाहिए और उनके साथ मिल के अपनी इकानमी को, अपने मुल्क को जो है वो मजबूत बनाना चाहिए। हमें जैसा आपने सही कहा कि पाकिस्तान में जब गवर्नेंस बेहतर होगी, नई हुकूमत इंशाल्लाह आएगी तो वो चीज़ों को बेहतर करेगी। और पाकिस्तान के अंदर जब तक तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक नहीं बन सकता। ये बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर था, इसलिए हमने कोशिश करें मौज़ूआत को कवर कर लें। बार बार मलेशिया की एग्जाम्पल देता हूँ, काफ़ी सालों से जा रहा हूँ। महातीर मोहम्मद के जाने के बाद जब वो पहली दफ़ा गए थे कोई तरक्की नहीं हुई, अब वो वापस आए हैं, देखें तब्दीली आएगी। लीडरशिप से हर चीज़ जो है वो चेंज होती है। प्रोग्राम का वक्त फिर मैं दोहराता चलूँ मुख्तसर होता है। आपके सवालात के हम मुंतज़िर रहते हैं। यू कैन सेंड अस मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।